हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार पाठक आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन के बारे में डिटेल बताऊंगा। ठीक है, इसको मैं आपको मृदा अपरदन क्या है, इसके प्रमुख कारक या कारण कौन कौन से हैं, मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है, मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसके रोकथाम के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं या कौन कौन से उपाय किए गए हैं, और मृदा अपरदन का हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हमारी अर्थव्यवस्था पे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए हम आज देखते हैं कि मृदा अपरदन क्या है। देखिए, जब हम कह रहे हैं आपको सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन, तो सबसे पहले हम देख लें कि मृदा क्या है और अपरदन क्या है। और जब मृदा हमें पता चल जाएगी क्या है, अपरदन हमें पता चल जाएगा क्या है, तब हम उसका सम्मिलित रूप देख लेंगे क्या है मृदा अपरदन क्या है। आइए हम देखते हैं। हम आपको पहले जो अपनी सब हेडिंग है क्या है में बताते हैं, मृदा क्या है या सॉइल क्या है। ठीक है, भूमि की ऊपरी परत पर कृषि योग्य मिट्टी का लगभग 15 से 25% या 15 से 25 सेंटीमीटर वाली जो परत, ऊपरी परत होती है, क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। देखिए, जब हम देखते हैं आप हमारी पृथ्वी के ऊपर जब हम देखते हैं तो उसकी जो ऊपरी 15 से 25 या 30 सेंटीमीटर की जो परत हो, क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि अपरदन क्या है। ठीक है, अपरदन क्या है। तो अपरदन में आप देखें, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन और उसके परिणाम स्वरूप निकले पदार्थों का वायु एवं जल द्वारा एक जगह से दूसरे जगह या एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण को क्या कहते हैं, हम इरोजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक फला स्थान ए पे क्या हुआ कि मृदा किसी कारण से, चाहे वायु से हो या जल से हो या हिमनद से हो या सागरीय लहरों से हो या किसी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण चट्टान के स्वरूप में परिवर्तन हो, चट्टान छोटे छोटे कणों में टूट जाए और फिर उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो, चाहे वो हवा द्वारा उड़ा के ले जाया जाए, चाहे वो जल द्वारा बहा के ले जाया जाए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इरोजन कहेंगे। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं मृदा अपरदन की यदि हम एक परिभाषा करें तो क्या होगा कि प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें वायु जल के माध्यम से मृदा की ऊपरी परत का भौतिक एवं रासायनिक संरचना में परिवर्तन एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, ये हुआ हमारा मृदा अपरदन। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, चाहे प्री एग्जाम हो चाहे मेंस एग्जाम हो, मृदा अपरदन हर जगह किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। 3 नंबर में मृदा क्या है पूछ सकता है, 3 नंबर में ही अपरदन क्या है पूछ सकता है, प्री में पूछ सकता है मृदा कौन सी लेयर है, ऊपरी लेयर है कि माध्यमिक लेयर है कि निचली लेयर है, कौन सी लेयर है, अपरदन के बारे में पूछ सकता है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अपरदन किसके किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, हिमनद के द्वारा यानी एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा, ठीक है, और सागरीय लहरों के द्वारा होता है। अब हम देखते हैं इसके कि मृदा अपरदन के मेन कारण कौन कौन से हैं, किसके द्वारा मृदा अपरदन होता है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि आप हमारी जो ज़मीन है, ज़मीन की जो ऊपरी परत है, उसमें कटाव कब होगा, उसका क्षरण कब होगा, यही चीज़ हम आपको बताएंगे। पहला कारण है वनस्पतियों का अभाव। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है और वर्तमान में जितने टाइप्स के अपरदन है अभी मैं आपको बताऊंगा, तो उन सब का एक प्रमुख कारण है कि जब पृथ्वी के ऊपर जो वनस्पतियां हैं उनको जब हम काट देते हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो क्या होता है कि वर्षा की बूंदें सीधे जाके या वायु की जो कांटेक्ट है वो सीधे सॉइल से होती है और सॉइल इरोज हो जाती है। दूसरा कारण है वनों की कटाई।
ठीक है। अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, आपको पता है वर्तमान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या डेवलपमेंट प्रोसेस हो, एवरीथिंग में या प्रत्येक प्रक्रिया में हम वनों को काटते हैं। यदि मान लीजिए पर्वत के होके या किसी पठार होके हमें कोई रोड निकालना है या हमें कोई इंडस्ट्री लगानी है, हम वहाँ का पेड़ काटते हैं। ठीक है, आप देखते हैं आए दिन हम गांव में भी काट रहे हैं लगातार, और वर्तमान में बड़ी समस्या बनती चली जा रही है। तीसरा कारण है अत्यधिक पशुचारण। ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा पशुओं को चराते हैं ले जाके मैदानों में, तो पशुओं की गाय या बैल या भैंस के जो खुर होते हैं उससे मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाता है, और फिर होती है वर्षा, और वर्षा के बाद या फिर वो सूख जाती हैं तो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह वो स्थानांतरित हो जाती हैं। चौथा प्रमुख कारक है स्थानांतरित खेती। इसी को हम कहते हैं झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, ये आदिम जाति की परंपरा है ये। ठीक है, पुराने ज़माने में क्या होता था, जो आदिवासी लोग हैं और जो जंगलों में रहते थे, वो अपने खेती करने के लिए एक जगह का जंगल का काटते थे, फिर वहाँ साल 2 साल खेती करते थे। जब वो जगह अनुपजाऊ हो जाती थी तो छोड़ के दूसरी जगह जाते थे और दूसरे जंगल को काटते थे और वहाँ पे खेती करते थे। इसी को कहते हैं झूम खेती या स्थानांतरित, एक जगह से दूसरी जगह जाके खेती करना। इससे क्या होता था, मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता था। पांचवा जो प्रमुख कारक है अनुचित कृषि पद्धतियाँ। हम समय और मृदा के स्वरूप के अनुसार जो एग्रीकल्चर का पैटर्न होना चाहिए उसे हम नहीं अपनाते, दूसरी टेक्निक को अपनाते हैं। छठा कारक है मृदा का उचित प्रबंधन ना होना। ठीक है, सातवां कारक है कृषि अपशिष्टों को जलाना। जब हम कृषि अपशिष्ट जलाते हैं तो उसमें कार्बनिक पदार्थों की कमी हो जाती है और मृदा की आच्छादन की कमी होगी। जब मृदा आच्छादन कमी होगी यानी वनस्पतियों की कमी होगी तो आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ क्या होगा। आठवां प्रमुख कारक है तीव्र गति से वर्षा। जब तीव्र गति से वर्षा होती है, आप देखिए आप जहाँ कहीं भी रहते हो तो वहाँ पे यदि सॉइल है और सॉइल पे यदि वर्षा हो रही है तो आप देखिए तेज वर्षा की बूंद गिरते ही एक छोटा सा वहाँ पे हल्का सा गड्ढा हो जाता है। ठीक है, तो वो गड्ढा धीरे धीरे जब लगातार वर्षा होगी तो ज़्यादा मिट्टी का कटाव को बढ़ावा देगा। ठीक है, फिर जब तीव्र गति से वर्षा होती है तो वहाँ पे परत अपरदन हो सकता है, रिल अपरदन हो सकता है, या अवनलिका या गली अपरदन हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों अपरदन के टाइप्स में आपको बता रहा हूँ, परत अपरदन, रिल अपरदन, अवनलिका अपरदन, ये कहीं ना कहीं प्री और मेंस में पूछे जाते हैं। इसलिए इसको आप अलग से, या तो मैं अलग से इसका वीडियो बना के आपको बता दूंगा, या तो आप इसको अलग से कहीं नेट से सर्च करके 3 नंबर के अनुसार कम से कम 3 या 4 पॉइंट आप इसको लिख लीजिएगा। फिर है अगला प्रमुख कारक है तापमान। टेम्परेचर एक बड़ा कारक है। तापमान जैसे बढ़ता है तो हमारी जो सॉइल है उसके जो संगठक है उसमें चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और वो क्या है कि अपरदन को बढ़ावा देता है। 10वां प्रमुख कारक है तीव्र पवनें। में आपको पता है कि जब आंधी चलती है तो उसके साथ धूल के कण भी उड़ के चले जाते हैं। 11वां प्रमुख कारक है सापेक्षिक उच्चावच या ढलान। ध्यान दीजिएगा, आप जहाँ कहीं भी हों वहाँ पे यदि वर्षा हो रही है और जो वर्षा का पानी है और ढलान के अनुसार ऊंची जगह से निम्न स्थानों की ओर या ऊंचे से नीचे की ओर पानी का गमन होता है। ऐसे में क्या होता है, उसके साथ साथ मिट्टी का भी क्षरण होता है। आप देखिए बरसात का जो पानी होता है वो मटमैला होता है। मटमैला इसी कारण होता है कि सॉइल इरोजन के कारण मिट्टी उसके छोटे छोटे कण उस वाटर में डिजॉल्व होते हैं। फिर है अपरदन दर में बढ़ोतरी के कारक। जो अपरदन है, ठीक है, आप समझिए जो इरोजन हो रहा हो तो एक नॉर्मल प्रक्रिया आप मान के चलिए हमेशा होता है, लेकिन उस प्रक्रिया में क्या होता है, कुछ ऐसे कारक हैं जो उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसकी दर को बढ़ा देते हैं। प्रमुख कारक निर्माण कार्य। देखिए हम घर बनवाते हैं तो उसमें मिट्टी का पटाव कराते हैं। तो मिट्टी के पटाव के लिए हम किसी तालाब को, किसी खेत को, किसी मेड़ को हम क्या, या किसी पठारी एरिया को या किसी अन्य एरिया को हम क्या करते हैं, अब तो जेसीबी हो गई है, पहले मजदूरों से अपन कराते थे, रोजगार भी मिलता था। अब जेसीबी के कारण हम उसको दनादन खुदवा के लाके जाते हैं, जिससे अपरदन को बढ़ावा मिलता है। अत्यधिक पशुचारण भी
अपर्दन को बढ़ावा देता है और त्रुटिपूर्ण किस पद्धतियाँ और बाकी सब उपरोक्त कार्य भी इसमें लिखे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, आपको बताते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार के हैं? तो देखिए, प्रकार तो बहुत है, लेकिन हम आप यहाँ पे देखें तो मेनली हम इसको 2-3 प्रकार का देखते हैं। पहला एक प्राकृतिक कारक है, प्राकृतिक प्रकार। आप बिल्कुल देखिए, नॉर्मल हवा उड़ रही है, हवा के साथ धूल आती है, नॉर्मल वर्षा हो रही है, उसके साथ कटाव होता है। ठीक है, या नॉर्मल हम पैदल चल रहे हैं गर्मियों में धूल भरी एरिया में, तो हम हमारे चप्पल में, हमारे जूते में, हमारी मोटरसाइकिल से धूल उड़ती है और वो धूल जो है एक जगह से दूसरी जगह की ओर स्थानांतरित हो जाती है, तो भी इरोजन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, फिर आप देखिए, लगातार इरोजन, सोइल इरोजन होता आया है, तो इसी के कारण नई नई मृदा का निर्माण होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने पे। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल है। फिर दूसरा जो प्रमुख कारक है वो है जल अपर्दन। ठीक है, और तीसरा है वायु अपर्दन। जल अपर्दन में जल के माध्यम से जब अब मृदा का जो कुछ छोटा पार्ट होता है या बड़े पार्ट है, कंकड़ हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, छोटे कण हैं, वे एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? जल अपर्दन कहते हैं। देखिए, जल अपर्दन कई प्रकार के हैं, लेकिन उसमें मेनली आप देखिए जो प्री और मेन से पूछा जाता है, पहला है सीट इरोजन या परत अपर्दन, दूसरा है रिल इरोजन या रिल अपर्दन, तीसरा है गली इरोजन या अवनलिका अपर्दन, चौथा है सी शोर इरोजन या समुद्र तटीय अपर्दन, पांचवा है स्लिप इरोजन या स्लिप अपर्दन। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में अवनलिका अपर्दन या गली अपर्दन और रिल अपर्दन काफ़ी ज़्यादा है। इन दोनों में से गली इरोजन या अवनलिका अपर्दन बहुत ज़्यादा है। जो बीहड़ का एरिया है वहाँ पे गली इरोजन बहुत ज़्यादा में है। ध्यान रखिएगा कि ये जो है, अब मैं आपको ही बताया, ये आपके मेंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब चूँकि काफ़ी लंबा वीडियो होगा, इसलिए मैं इसमें आपको 3 टॉपिक ही कवर किया। मृदा अपर्दन में 3 पार्ट ही हमने कवर किया कि मृदा अपर्दन क्या है, मृदा अपर्दन किनके कारणों से होता है और मृदा अपर्दन के प्रकार क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मृदा अपर्दन या सॉइल इरोजन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं और इसका क्या प्रभाव है। ठीक है, आइए हम एक बार और देख लें आपसे कि आप जब इतना पढ़ें तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर, 6 नंबर में मेंस के हिसाब से और प्रीलिम्स के हिसाब से भी कई टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। जैसे है 3 नंबर में बन सकता है मृदा क्या है, अपर्दन क्या है, मृदा अपर्दन पूछ लेगा 3 नंबर में आपको लिखने के लिए, मृदा अपर्दन के प्रकार पूछ लेगा। ठीक है, मृदा अपर्दन के रोकथाम के उपाय 3 नंबर में भी पूछ सकता है, 6 नंबर में भी पूछ सकता है। मृदा अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक 3 नंबर में भी पूछ सकता है, 6 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हुआ। बाकी जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, रोकथाम के उपाय है, प्रभाव है, उनसे संबंधित क्वेश्चन और उनसे संबंधित पूरा मैटर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। नमस्कार।